Okay, so good evening and welcome to next part of sample paper science discussion. तो सेक्शन डी आज हम लोग को स्टार्ट करना है. सेक्शन डी और सेक्शन ई इसको फिनिश करना है आज. तो सेक्शन डी जो है वो उसमें 3 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36 और हर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है. ठीक है. तो अब इसमें ये बोल रहा है कि रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा था जब हम कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे थे कि जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड, वो क्या शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. बात समझ में आ रही? तो यहां पे कि जो भी सैचुरेटेड कंपाउंड है वो सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जिसमें क्लोरीन वाला हमने डिस्कस किया था एग्जांपल. ठीक है, और क्लोरीन का हमने सब्स्टिट्यूशन देखा था. तो अब उसी के बेसिस पे यहां पे क्वेश्चन है कि सपोर्ट रहमत्स व्यू विद सुटेबल जस्टिफिकेशन एंड इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब देखो, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है और सैचुरेटेड कंपाउंड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए. ठीक है, वो क्या है? एक यहां पे एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी ब्रीफ स्टोरी. ठीक है, पूछना वही चाह रहा है. तो हम देखो जब लिखेंगे तो उसी के बेसिस पे लिखेंगे कि रहमत्स ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट एज द हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय हेटेरो एटम दैट इज क्लोरीन. ऑब्जर्वेशन उसका करेक्ट है. ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको ये बताना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. फिर इन्होंने रिएक्शन लिखा. ठीक है, the CH4 plus Cl2 and CH3Cl and hydrochloric acid will be formed in the presence of the sunlight. तो देखो, एक तो ये है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए पार्ट को. ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहां पे दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है कि व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन टू डू दिस आंसर. ठीक है, दिस इज द सेकंड ऑप्शन. उसके बाद जो है दिस इज व्हाट द थर्ड ऑप्शन टू डू दिस आंसर. तो 3 ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं तो आपके सामने, ताकि ये ना लगे कि इस आंसर को हमें कैसे करना है. ठीक है, हमारे सामने पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए. ठीक है, तो अब यहां पे नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि एनी अदर रेलेवेंट इक्वेशन इन द चेन रिएक्शन, या तो आप ये लिख दो या जैसे यहां पे इन्होंने लिखा है. ठीक है, अब ये बोला इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हमने लिख दिया. ओके, एक मिनट. Support Ramus view is suitable prepare using electrolysis of brine solution. ठीक है, write the chemical equation to represent the change, identify the other products formed in the process and give one. एक मिनट जरा रुकना. यहां पे इन्होंने फिर ये NaCl वाला क्यों दिया? वेट, मुझे ये लगा कि इन्होंने ये सेकेंड ऑप्शन दिया है, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे. तो यहां पे तो एक हो गया ए पार्ट. अब देखो यहां पे बी पार्ट दिया हुआ है. ठीक है, तो बी पार्ट ये यहां पे सॉल्व कर रहे हैं. तो इस जगह पे इन्होंने NaCl क्यों दे रखा है? क्योंकि यहां पे तो मीथेन और क्लोरीन की बात हो रही है. अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि ये जो बी पार्ट है, देखो यहां पे ये और नहीं होगा. ठीक है, या एनी अदर रेलेवेंट रिएक्शन इसके लिए. अब यहां से ये ए पार्ट खत्म हो जाता है, बी पार्ट यहां से आएगा. बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसलिए देखो डिस्कशंस कितने जरूरी होते हैं. ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. ये रिएक्शन हमने पूरा पढ़ा हुआ है. ब्राइन क्या होता है? दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? दैट इज सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है? कॉस्टिक सोडा. यहां पे प्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा में हमने देखा था. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस भी निकलती है.
इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। मैं रिमाइंड करा रहा हूं कि आप उससे कनेक्ट हो जाए। अब देखो ये बोल रहे हैं राइट दी केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज। सबसे पहले इक्वेशन लिखो टू रिप्रेजेंट द चेंज, तो ये इसका पार्ट है। ये देखो यहां पे क्या इन्होंने, ठीक है, तो कह रहे या तो ऐसे लिख दो, कह रहे आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द प्रोसेस एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ इच। दूसरे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, तो एक तो इन्होंने लिखा है कि क्लोरीन गैस का प्रिपरेशन, तो अदर प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएंगे, अदर प्रोडक्ट्स में क्लोरीन गैस नहीं आएगा, अदर प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, NaOH, फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस, फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहां बोल रहा है आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट्स, तो इन्होंने क्या किया, या तो इक्वेशन ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, यानी कैथोड पे रिएक्शन एनोड पे रिएक्शन, तो कह रहे हैं कि दोनों सही है। अब अदर प्रोडक्ट्स वाले पोर्शन पे आते हैं, ठीक है, तो 2 मार्क्स आपको किसका मिलेगा, रिएक्शन लिखने का, इसलिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी का रिएक्शन इन्होंने कोट किया है, ठीक है। अब अदर प्रोडक्ट्स में देखो क्या बता रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, 2 प्रोडक्ट्स का जिक्र करिए। अब उसके बाद यूजेस ऑफ एनी वन ईच, ठीक है, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज यहां लिखा हुआ, हाइड्रोजन का क्या, दैट इज डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, प्रिपरेशन ऑफ सोप डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। हाइड्रोजन में फ्यूल की तरह यूज होता है, मार्गरीन में यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये यूजेस ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, इवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी, याद आ रहा है। ठीक है, तो गौर से इसको समझिए, देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकता है कार्बोनेट्स कंपाउंड में, जो स्पेशल कंपाउंड्स हैं आपके इथेनॉल और इथेनोइक एसिड वाला जो था, और जो हमने स्टडी किए थे स्पेशल कंपाउंड्स सोडियम क्लोराइड के, जिसमें हमने कॉस्टिक सोडा स्टडी किया था, वॉशिंग सोडा स्टडी किया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टडी किया था, ठीक है, उन सारे कंपाउंड्स को। तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रिएक्शन, यूजेस, प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसका ये सेकेंड पार्ट है, तो देखो यहां पे जो एक तरह का प्रिंटिंग का एरर था वो यहां पे हमने करेक्ट करवा दिया, और उसके बाद अब सेकेंड पार्ट है इसका, तो या तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे या फिर ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो 3 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स 5 मार्क्स का हो जाए। क्या बोल रहा है, राइना वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शंस ऑब्जर्व दैट, अब देखो जितने भी रिएक्शंस हैं, देखो कैसे उसको एक इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में कि मेटल, ब्राउन मेटल रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ ब्लैक कलर कंपाउंड, तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे, 100% बनेंगे। तो रिएक्शंस को जब स्टडी कीजिए तो एकदम उसको जब आप लिखें, प्रैक्टिस करें, तो वहां पे ए बी मेंशन कर दें कि भाई ए से बी बन रहा है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ, यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज हुआ, ठीक है। इन सारे रिएक्शंस को इस फॉर्म में जरूर स्टडी कीजिए। यहां पे बोल रहा है कि रायना वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शंस ऑब्जर्व दैट हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एक्स विथ विनेगर, अब देखो हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एक्स विथ विनेगर, विनेगर इज व्हाट, द वीक एसिड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CH3COOH। अब रिएक्शंस को रिकॉल करना शुरू करो, ठीक है, लाइक इस, अच्छा एक मिनट, ये देखो और क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ ले। यहां पे बोल रहा है while doing certain reaction observe that heating of substance X with vinegar like a smell with substance Y। अच्छा, ये कह रहा है सब्सटेंस एक्स को हीट किया गया है, विनेगर लाइक स्मेल विथ अ सब्सटेंस, यानी वाई जो सब्सटेंस है इसका जो स्मेल है वो विनेगर लाइक है, ठीक है, विच इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह भी यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ वाटर बाथ गिव्स अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। अब देखो स्वीट स्मेलिंग, जो भी जितना भी हमने टोटल पढ़ा, स्वीट स्मेलिंग
मतलब कि एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर का बनना, परफ्यूम का बनना। और एस्टर कब बनता है? अल्कोहल प्लस ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। ठीक है, व्हेन हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा Z gives back the sodium salt of compound Y। अब इसको देखो, ब्रेक करते हैं। जब इस टाइप का हो तो उसको हम क्या करते हैं? हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे बोल रहा है कि सब्सटेंस X एक विनेगर लाइक स्मेल सब्सटेंस Y से रिएक्ट कर रहा है। तो विनेगर लाइक हमने पढ़ा था किसमें? इथेनोइक एसिड। ठीक है, उसी में फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था विनेगर लाइक स्मेल, याद आ रहा है? अच्छा एक मिनट रुको, ये इस बार पता नहीं क्या हुआ, इन लोग के स्टेटमेंट्स में ना थोड़ा सा मतलब कहीं के एकदम क्लियरिटी नहीं है। जैसे यहां का राइना वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शन ऑब्जर्व दैट, से उस दिन हमने किया था एक। ठीक है, ऑब्जर्व दैट हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एक्स विथ विनेगर, ये हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एक्स विथ विनेगर लाइक स्मेल विथ अ सब्सटेंस वाई। अब देखो इसको ऐसे करेंगे, ये पूरा एक है और ये एक है, यानी एक्स की विनेगर लाइक स्मेल है। ठीक है, तो विनेगर लाइक स्मेल क्या हो गया? इथेनोइक एसिड और एसिडिक एसिड और CH3COH लिख दिया। विथ सब्सटेंस Y, okay, in the presence of concentrated sulfuric acid to give a sweet smelling Z। तो यहां पे X, Y और Z है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, हीटिंग हो रही है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो Z मिल रहा है। ठीक है, तो वही रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया? एस्टेरिफिकेशन, एस्टर फॉर्मेशन, परफ्यूम फॉर्मेशन। तो वाई इथेनॉल हो गया या इथाइल अल्कोहल, या फॉर्मूला लिखा। फिर उसके बाद इथाइल इथेनोइड बनेगा या एस्टर, दैट इज CH3COOC2H5। तो देखो अब आगे क्या बोल रहा है? व्हेन हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा, ठीक है, Z gives back the sodium salt of carbon, कॉस्टिक सोडा। तो देखो एस्टर का जब कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन था वो क्या था? सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें क्या बनता था? सोप प्लस अल्कोहल। तो वही वो कह रहा है, इट गिव्स बैक द सोडियम सॉल्ट एंड द कंपाउंड वाई। ठीक है, कंपाउंड वाई, तो देखो ये एसिड था और कंपाउंड वाई अल्कोहल ही होगा, तो कह रहा है कंपाउंड वाई दोबारा मिल जाएगा यहां पे। तो यहां पे एस्टर फॉर्मेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर दोनों को कंबाइन किया है। तो देखो यहां पे लिखा इथेनोइक एसिड, इथेनॉल गिविंग एस्टर, फिर उसके बाद एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कॉस्टिक सोडा से, तो क्या बन रहा है? अल्कोहल प्लस सोप यानी मेटल सॉल्ट। तो देखो कैसे रिएक्शन को लिखा है, और यहां पे हमारा एस्टर फॉर्मेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, इन दोनों रिएक्शंस पे ये हमारा क्वेश्चन है। तो इससे ये पता चल रहा है सेक्शन डी में क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस के भी हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस मतलब दो दो रिएक्शंस को कंबाइन करके। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। अब इसमें भी दो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है? Given below are certain situations, analyze and describe its possible impact on a person.
सिचुएशंस दी हुई उनको एनालाइज कीजिए और ये बताइए कि एक आदमी पे, एक पर्सन पे जो है वो क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा। नंबर 1, अब देखो यहां पे 5 पार्ट्स हैं तो होपफुली 1-1 मार्क्स के होने चाहिए। इसको एक बार देख भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहां पे 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कह रहा है टेस्टिस ऑफ अ मेल वर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमें जानते हैं कि टेस्टिस जो होता है जब वो शुरू अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं फीटस की, तो उसके बाद जो है वो टेस्टिस डिसेंड डाउन करता है इनटू द स्क्रॉटम थ्रू इंग्विनल कैनाल, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर वो स्क्रॉटम में जो स्क्रॉटल जो पाउच है, अगर उसमें टेस्टिस डिसेंड डाउन करे ही ना, नहीं आए, वह एब्डोमेन में ही रहे, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, हम लोग ने स्टडी किया था कि इसका क्या एडवांटेज है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कम टेम्परेचर पे जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है बॉडी टेम्परेचर से कंपैरेटिवली। तो यहां पे क्या होगा कि जब टेस्टिस एब्डोमेन में ही रहेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि बॉडी टेम्परेचर पे रहेगा और उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए, तो स्पर्म फॉर्मेशन पे एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। देखो उसी का डिस्कस किया इन्होंने। इसके बाद वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन इज प्लग्ड, जो वास्ट डिफरेंस है उसको प्लग कर दिया जाए, तो देखो इसको वैसिक्टोम में भी कहते हैं। तो जब प्लग कर देंगे तो स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसीलिए किया भी जाता है। और ये जो है दिस इज व्हाट कंसिडर टू बी द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल। तो हमने पढ़ा था प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड, ये सब क्या है, एसेसरी ग्लैंड से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो सर्टेन सिक्रीशंस करते हैं, जो स्पर्म को मोटिलिटी देता है, स्पर्म को नरिशमेंट देता है, ठीक है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पे वही है कि व्हेन प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल दे विल नॉट ऐड सिक्रीशंस फॉर नरिशमेंट एंड मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो जब नहीं है तो वही फंक्शन नहीं हो पाएगा, सिंपल, नरिशमेंट करता है और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। एग इज नॉट फर्टिलाइज इन ह्यूमन फीमेल, क्या हो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो, तो एग जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो फीटस नहीं बनेगा। तो वही लिख रहा है, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day, देन द थिकेड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन। यहां पे इन्होंने किसकी बात की है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुएशन फेज की, ठीक है, leading to the discharge of blood and mucus along with the unfertilized egg. This is called menstruation. तो वही हमने डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो उसमें यही कहा था कि या तो एक फर्टिलाइज होगा या तो एक फर्टिलाइज नहीं होगा। एक फर्टिलाइज हो गया तो फिर फीटस डेवलपमेंट तक पहुंचेगा, तब तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी वो सस्पेंडेड रहेगी, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन जो होगा उसका सिक्रीशन कंटिन्यूड रहेगा और वो यूट्रल लाइन को मेंटेन रखेगा और जो है वो डेवलपमेंट एम्ब्रियो का होता रहेगा। इसे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा और फिर उसके बाद इट विल एंटर इनटू द मेंस्ट्रुअल फेज। उसी चीज को यहां पे डिस्कस किया है। तो देखो कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, आंसर वही है। नेक्स्ट वन, प्लासेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली, यानी अगर वो प्लासेंटा अटैच ना हो तो प्लासेंटा का फंक्शन क्या होता है भाई, वो जो है न्यूट्रिएंट्स और गैसेस सप्लाई और वेस्ट जो बेबी का होता है उसको जो है बाहर करता है। बेबी को जो है वो मदर से न्यूट्रिएंट और गैसेस सप्लाई और एंटीबॉडीज इन सबको मेंटेन रखता है। तो जब होगा नहीं तो न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो अफेक्टिंग इट्स ग्रोथ व्हिच कुड हैव सीरियस इंप्लीकेशन एज वेल। बेबी को मिलेगा नहीं तो सीरियस इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो इससे अंदाजा लगाओ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, लिखना वही है, उसी कॉन्सेप्ट को लिखना है। अब आ रहा है सेकेंड पार्ट पे, या तो ये करना है या तो ये पार्ट करना है। क्या बोल रहा है, अ डॉक्टर हैज एडवाइज्ड समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक टू हिज डाइट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। Which disease do you think समीर is suffering from? तो शुगर के इनटेक को मना किया है, तो इसका मतलब 100% वो जो हो रहा है डायबिटीज। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है
समीर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, तो विच डिजीज, ठीक है, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। तो ए पार्ट कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे, इन्होंने डायरेक्ट इंसुलिन लिख दिया, लेकिन यहां पे लिखेंगे हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन, और ऑर्गन पैंक्रियाज, दैट्स इट, ठीक है। कमिंग टू द बी पार्ट, which hormone is present in the areas of rapid cell division in a plant, which hormone inhibits the growth। अब देखो जहां पे रैपिड सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन साइटोकाइनिन, प्लांट हार्मोन्स की यहां पे बात हो रही है, साइटो मींस सेल, काइनिन मींस डिवीजन, तो सेल डिवीजन में साइटोकाइनिन हेल्प करेगा। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है साइटोकाइनिन, फिर इनहिबिट्स द ग्रोथ, ग्रोथ इनहिबिटर, तो एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36, फिजिक्स का क्वेश्चन है, अगेन 2 पार्ट्स, न्यूमेरिकल है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, वो डिफरेंट पार्ट्स में ना, तो थोड़ा सा पिकअप करने में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 में 2 पार्ट्स है, या तो हमें ये पार्ट करना है या तो ये पार्ट करना है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है, बोल रहा पहला पार्ट 1 मार्क्स का है, दूसरा 2 और 2 है, और इसमें 1 सेकंड थर्ड है, तो यहाँ 2 1 2 का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और व्हाट यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। अब ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर एक बाई कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जहां पे फोकस 1 फोकस 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है द अबव इमेज शोज अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर, फोकल लेंथ है, तो फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो प्लस माइनस जरूर ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा मैंने बोला है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहती है, ठीक है। इमेज हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब रियल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब वर्चुअल होगी, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट लेते हैं तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, नीचे लेते हैं तो निगेटिव लेते हैं, ठीक है। इसी तरह फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव, फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का निगेटिव, ठीक है। कॉन्केव मिरर का निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव, तो ये सब चीजें माइंड में होनी चाहिए। तो कह रहा है व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द फिगर, कॉन्वेक्स लेंस, सिर्फ 1 वर्ड लिख दिया, हो गया, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। If a real inverted image is to be formed by this lens at a distance of 7 मीटर, तो देखो ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो देखो पहले ही बोल रहा है कि रियल इन्वर्टेड इमेज होगी, तो यहां जब फोकल लेंथ 5 मीटर्स दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, फोकल लेंथ। अब यहां पे इमेज डिस्टेंस होगी तो रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, तो यहां पे 7 मीटर निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है देन शो विद कैलकुलेशन वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आती है, हम उसको निगेटिव लेते हैं क्योंकि वो लेंस या मिरर के लेफ्ट साइड पे ही होगा, मतलब अगर इधर रखते हैं जो स्टैंडर्ड हम कैलकुलेशन जब करते हैं, ठीक है। तो देखो कौन सा लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब सारी चीजें आपको जो है, अच्छा हाँ सॉरी, वेट, देखो डिस्कशन में एक चीज मेरे ध्यान में नहीं रही, देखो रियल इन्वर्टेड इमेज है, ये कॉन्वेक्स लेंस की है,
तो कॉन्वेक्स लेंस में रियल इन्वर्टेड हमेशा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो रियल इन्वर्टेड हमेशा लेंस के सामने बनती है, तो इमेज डिस्टेंस यहां पे क्या होगी, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव लेंस के केस में। ठीक है, यहां पे डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस। तो यहां पे v जो होगा वो क्या हो गया, +7 मीटर होगा, u निगेटिव आएगा, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। ठीक है, तो यहां पे वैल्यूज पुट की, तो देखो कैलकुलेट करके निकाला -75। तो द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस एट 17.5 मीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। आ गया। फिर बोल रहा है ड्रॉ अ नीटली लेबल्ड डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म। अब यहां पे दो चीजें हैं, या तो आपको ये बोल सकता है कि भाई ऑब्जेक्ट इमेज कैसी बनेगी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है या फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस के बीच में है। ठीक है, उसका डायग्राम बनाओ, जो हमने 6 केसेस पढ़े थे। ठीक है, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंसेज में। या तो न्यूमेरिकल आपको एक देगा और कहेगा इसका डायग्राम बना के दिखाओ। बात समझ में आ रही? अब इससे अंदाजा लगाओ इसको कैसे बनाएंगे। देखो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा लेंस। फोकल लेंथ क्या है, 5 मीटर्स है, तो इसका मतलब यहां पे जो फोकस होगा वो 5 मीटर्स पे होगा, यहां से यहां तक 5 मीटर्स होगा। अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है, 17.5 मीटर्स। तो देखो 2f2 कहां होगा, देखो ये 2f2 और 2f1 कहां होगा, 10 मीटर्स पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट 17.5 मीटर्स पे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जब आप प्लेस करेंगे तो इससे भी दूर 2f2 के भी पीछे बियॉन्ड 2f2 दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट 17.5 मीटर है। अगर आपने ऑब्जेक्ट यहीं बना दिया तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने निकाली है 17.5 मीटर्स, तो यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसका मतलब यह कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f2 बनाना पड़ेगा आपको। तो जब क्वेश्चंस का हमें डायग्राम बनाना होता है तो वहां पे हमें ध्यान देना होता है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज का। फोकल लेंथ क्या है, तो 2f1 और 2f2 जस्ट डबल हो जाएगा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई होती मान लो 8 मीटर्स, मान लो, तो 8 मीटर्स कहां आता, 5 मीटर यहां तक है, 10 मीटर यहां तक है, तो 8 मीटर यहां, तो यहां बनाते ऑब्जेक्ट को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहां पे हमने उसको ड्रॉ किया है, तो खुद देखो यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लेंस है, ये f1 f2 f1 है। ठीक है, तो देखो यहां पे रे बना के, रे डायग्राम बना के शो कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल, यहां पे पेंसिल की हाइट दी हुई है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है तो प्लस में होगी। इस प्लेस 5 सेंटीमीटर इन प्लेस ऑफ कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव मिरर के सामने है, मिरर है ये। इस प्लेस 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो यहां पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5 ले रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, r/2 होता है। तो फोकल लेंथ देखो क्या आ गया, 20। -20 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। ठीक है, क्योंकि फोकस मिरर के सामने बनेगा ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे फोकल लेंथ देखो निगेटिव है। इन सब का बहुत बारीकी से ख्याल रखना है, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस करें अगर इस चीज पे कमांड अभी भी नहीं आ पा रही है। ठीक है, अब बोल रहा है डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर। वी निकालना है हमें। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में
जो इमेज बनती है रियल वो मिरर के सामने बनती है, वर्चुअल मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, तो मिरर अब यहां से निकाला हमने 1/f, इसको ये निगेटिव हो गया, u निगेटिव हो गया। तो अब देखो v क्या आ रहा है, पॉजिटिव। v पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब 100% वर्चुअल इमेज है, क्योंकि v पॉजिटिव का मतलब है कि मिरर के पीछे इमेज बन रही है, v पॉजिटिव होगा। और v निगेटिव है, इसका मतलब है कि मिरर के सामने बन रही है, रियल इमेज है। एक चीज और देखो, यहां पे मिस्टेक इन्होंने यहां कर दिया, 6.67 सेंटीमीटर होगा। अभी कह रहा व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, HI तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि भाई यहां पे इन्होंने क्या लिया हुआ है, देखो HI अपॉन HO इज इक्वल टू -V/U, ये होता है। ठीक है, तो साइज ऑफ द इमेज हमें निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, V और U ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देखो हाइट ऑफ, यहां पे मैग्निफिकेशन ये आ रहा है, यहां से हम हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि V भी हमारे पास है, U भी हमारे पास है। यहां पे मैग्निफिकेशन नहीं पूछ रहा, हाइट ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा है, या हाइट ऑफ द इमेज। इन्होंने मैग्निफिकेशन यहां पे निकालना है, हालांकि हमारा आंसर HI में आएगा। अभी कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, रे डायग्राम बनाओ। अब इससे यह अंदाजा हो रहा है कि क्वेश्चंस के साथ आपको रे डायग्राम दे सकते हैं। तो देखो कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस और वर्चुअल इमेज बन रही है। तो हमें पता है कि जब कॉनकेव मिरर होता है तो ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पोल, सॉरी, ये हो गया फोकस, पोल। ठीक है, तो फोकस और पोल के बीच में ही ऑब्जेक्ट होता है, तभी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने ऐसे करके बना देना है, लेकिन प्रॉपर वे में, जो हमने सिखाया आप लोग को। तो इन सारी चीजों का बहुत ख्याल रखना है कि भाई ऑब्जेक्ट जहां बना रहे हैं इसके पीछे मकसद ये नहीं कहीं भी रख के बना दो। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अच्छा, ऐसे भी नहीं समझ में आए तो देखो फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि पोल से फोकस के बीच में 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दी हुई है, देखो यहां पे 5 सेंटीमीटर। तो खुद देखो कि फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो वो यहीं कहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जब न्यूमेरिकल के बाद आपको डायग्राम बनाना है, सबसे पहले देखो फोकस, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और अगर इमेज का जिक्र हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस भी देखो, FUV, उसके अकॉर्डिंग बनाइए। फोकल लेंथ सबसे पहले ऑन दी प्रायोरिटी, आपको सबसे पहले देखना है, क्योंकि उसी बेसिस पे आप F लगाओगे, F और C लगाओगे। लेंसेज केसेस में आप F1 F2 बनाओगे, 2F1 2F2 बनाओगे, इसी के बेसिस पे बना पाओगे। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेक्शन ई है हमारे पास, सेक्शन डी फिनिश, सेक्शन ई लास्ट है। सेक्शन ई जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि छोटे मोटे केसेस तो उन्होंने शुरू के क्वेश्चन में भी दिए, लेकिन अब यहां पे देखते हैं, ये 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है और इनके सब पार्ट्स में इंटरनल चॉइसेस है। अब आपको यह एनालिसिस करनी है कि पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ऐसी कोई चीज जो डिस्कस ही ना हुई हो या पढ़ाया ना गया हो, आप सारी चीजें देखोगे, दैट इज कमिंग सब कुछ, लेकिन कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपसे पूछ रहा है।
जैसे 37th है केस बेस, क्या बोल रहा है, टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट्स गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज, यानी क्विज खेला जा रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, यानी सब्सटेंस सी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। अब अपना दिमाग चलाना शुरू करो सबसे पहले कि किस सब्जेक्ट का है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने कंपाउंड से स्टडी किए, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। चलो नहीं समझ में आ रहा है कि कौन हो सकता है, आगे बढ़ते, ठीक है। अब ये नहीं कि इसी पटक जाना है कि क्या नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट जो आ रहा है उससे आपको हिंट मिले, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है C has two carbons, substance C has two carbons, यानी 2 कार्बन का ये कंपाउंड है, ठीक है। C is obtained by the reaction of A in the presence of potassium permanganate। अब देखो पोटेशियम परमैग्नेट यानी एसिडिफाइड पोटेशियम, सॉरी, हाँ, एल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमने यूज किया था, याद आ रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। और जब हमने इथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया था इसी को यूज करके, तो हमें क्या मिला था, इथेनोइक एसिड। तो वही बोल रहा है कि ए है ये, मतलब इसकी प्रेजेंस में अल्कलाइन के एमिनो4 के प्रेजेंस में क्या दे रहा है, सी दे रहा है, और ये 2 कार्बन कंपाउंड है। तो देखो ये इथेनोइक एसिड है, 2 कार्बन होंगे, ठीक है। अभी ये सब हिंट है, अभी ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मिस यूज ऑफ ए इन इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथेनॉल बेंजीन एंड पायरिडीन। ए का मिसयूज ना हो, तो ये हमने कहां पढ़ा था, अल्कोहल में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो वो मिसयूज ना हो तो मिथेनॉल डाल देते, क्योंकि मिथेनॉल टॉक्सिक होता है, ब्लीडिंग कर देता है, सेल्स की सेल्स डेथ हो जाती है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। बेंजीन पायरिडीन डाल देते, ठीक है। इवन कॉपर सॉल्ट्स भी डाल देते, क्यों, ताकि वो ब्लू कलर का दिखे, उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहां पे ए की बात हो रही है, ठीक है। F is formed on heating A in presence of concentrated sulfuric acid, यानी A को अगर हम हीट करें concentrated sulfuric acid, अब देखो ये सेकेंड रिएक्शन है, याद करो इथेनॉल को जब हीटिंग किया था तो हमें क्या मिला था, हमें इथीन मिला था। ये सारे देखो रिएक्शन है, पूछने का तरीका देखो क्या है। F reacts with hydrogen gas in the presence of nickel and palladium as a catalyst। तो एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो कह रहा है ये जो मिल रहा है, इसका नाम नहीं लिया है, कह रहा है ये जो मिल रहा है अगर हाइड्रोजन के साथ हम उसको करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा, और निकल और पैलेडियम के साथ। तो अब इतनी हिंट्स आपको दे रहा है, कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव हिंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिव द IUPAC नेम्स ऑफ A एंड F। तो देखो A इथेनॉल, F इथीन, किसको पूछ रहा है, A को पूछ रहा है, ठीक है, और उसके बाद F को पूछ, नहीं यहां पे ये F है, F को पूछ रहा है, F इज इथीन, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस द चेंजेस टेकिंग प्लेस। केमिकल इक्वेशन से शो करो जो, यानी केमिकल रिएक्शन लिखो, सीधा सीधा बोल रहा है। तो देखो वही हो गया, इथेनॉल हो गया, और उसके बाद हीट के साथ या तो अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 गिविंग व्हाट, दैट इज CH3COONA। एक मिनट, यहां पे इन्होंने CH3COONA लिखा है, अच्छा इन्होंने बीच वाले स्टेप लिखा है, प्लस हाइड्रोजन अब ऐड होगा तो दैट विल गिव व्हाट, सॉरी, हाँ, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, CH3COH। आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट CH3COH लिख सकते हो, इथेनोइक एसिड। देयर इज नो नीड फॉर दिस स्टेप एट योर लेवल, ठीक है। और A2F, ठीक है, A2F, अब देखो यहां पे भी इन्होंने यही किया है, B यहां पे आना चाहिए। अब इससे कंफ्यूजन हो रहा है कि B ये है, हालांकि B में ये भी और ये भी है, ये A to C है,
और ये A2F रिएक्शन है। तो यहां पे देखो इथेनॉल इथीन बना रहा है विद रिमूवल ऑफ वाटर, तो ये ए है और ये एफ है। अब इससे देखो अंदाजा लगाओ कि जो क्वेश्चंस और जो रिएक्शंस इथेनॉल इथेनोइक एसिड के पढ़ने हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, कि उसी को बोल रहा है कि ए रिएक्ट कर रहा है, एफ बना रहा है, उसको हीट किया जा रहा है, तो ये कंडीशन जब तक आपके माइंड में नहीं रहेंगी तो आप कैसे लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। और इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, आपको प्रैक्टिस करना है इसको। जैसे आपने ये रिएक्शन लिखा, आप एक नंबर दे दो, इसको ए बोल दो, ठीक है, इट इज रिएक्टिंग विथ बी, इट इज फॉर्मिंग व्हाट, सी, अपने आप। क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो कैसे मुझे पता चला ये, क्योंकि एक ही रिएक्शन हमने स्टडी किया इथेनॉल टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट। अब देखो कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाला था, लेकिन अभी जो रिएक्शन हमने किया था स्वीट स्मेल वाला, लेकिन वहां पे स्वीट स्मेल बोल रहा था, तो एकदम अंदाजा हो गया कि वहां पे क्या अल्कोहल है और इथेनोइक एसिड है, और जो क्या बना रहा है हमारा एस्टर प्लस उसके बाद दैट इज द रिमूवल ऑफ, हाँ रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर भी तो रिमूव होगा, C2H5OH plus CH3COOH HNOH. Yes, removal of water will also be there. ठीक है, अब आगे बोल रहा है और अब देखो यहां पे या तो ये सॉल्व करो या तो ये सॉल्व करो, गौर से देखो। नहीं 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 सॉरी, बी में, हाँ 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 एक चीज, हाँ एक और। अब इस जगह पे जब आप देखोगे ऑप्शन, देखो यहां पे ए दिया हुआ है लेकिन बी में ये है और ये है, तो इसका मतलब बी में आप इस पार्ट को करो या इस पार्ट को करो। ये नहीं बोल रहा है कि ये दोनों है या ये है, बहुत गौर से क्वेश्चन को देखने की जरूरत होती है। तो बी में ऑप्शंस हैं, ये बोल रहा है नेम द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर इन स्टेप्स 2 एंड 5। स्टेप 2 और 5 में कौन से रिएक्शन हुए इनको जरा बताइए। ठीक है, तो देखो स्टेप 2 में ऑक्सीडेशन हुआ है, ये हमने लिखा यहां पे, हो गया। स्टेप 5 में क्या हुआ है कि निकल या पैलेडियम की प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन हाइड्रोजन गैस एडिशन, तो एडिशन रिएक्शन है या हाइड्रोजनेशन है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। हाइड्रोजनेशन लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ब्रैकेट में एडिशन लिख दें या दोनों लिख दें ऑब्लिक करके, ब्रैकेट करके, ऑन अ सेफर साइड। अब कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दीज स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेस विद नेक्स्ट होमोलॉग। अब देखो होमोलोगस सीरीज को भी इसमें डाल दिया। ये कह रहा है कि ए जो है, ए बाय द, ये कह रहा है सी हैज 2 कार्बन्स, सी इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ ए, तो ए यहां पे ये है, ए इथेनॉल है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी कह रहा है नेक्स्ट होमोलॉग, तो नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा ना। तो कह रहा अगर नेक्स्ट होमोलॉग होगा तो क्या कंपाउंड्स बनेंगे, क्या कंपाउंड्स होंगे, तो प्रोपेनॉल बनेगा, तो उससे प्रोपीन तैयार होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे उन्होंने क्या ऐड किया, यहां पे होमोलोगस सीरीज को भी ऐड किया है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज को भी ऐड किया है, यानी होमोलोगस सीरीज के कॉन्सेप्ट को, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो जैसे डिस्कस कर रहे थे कि जो होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज के कॉन्सेप्ट को भी यहां पे क्या किया है, ऐड किया है। तो इससे ये अंदाजा लग रहा है जो आपका सेक्शन डी है, सेक्शन ई, यहां पे सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पे बात नहीं हो रही है, यहां पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे जब आप पढ़ें, रिवीजन करें, एनसीईआरटी को देखें, तो अपने माइंड को ये नहीं सेट कर लेना है कि ये क्वेश्चन, ठीक है सेक्शन बी में आ जाए, सेक्शन सी में आ जाए, ठीक है सिंगल कॉन्सेप्ट की बात कहीं कहीं हो रही है, लेकिन डी और ई में देयर इज नो सिंगल कॉन्सेप्ट, देयर इज ऑलवेज मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो यहां पे यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट होमोलॉग
प्रोपेनॉल होगा, इथेनॉल का नेक्स्ट होमोलॉग जो होगा वो प्रोपेनॉल होगा। तो जब प्रोपेनॉल है तो ऑब्वियसली जब उसको आप हीट करोगे इथेनॉल से हीट, तो प्रोपेनॉल से क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। तो उसको यहां पे डिस्कस किया। Okay? Now coming to the next question. Question number 38. Question number 38, it's based on genetics. Wait, let me pick up the question from the screen. देखो सेक्शन ई जो होता है, क्योंकि एक केस बेस है तो आपके सामने रखते हैं और इसमें लगता है टाइम। ये कभी भी सेक्शन को पहले सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है। जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। इस सेक्शन ये जो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस है इन द यू कैन से इन द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, या फिर आप कह सकते हो कि मार्क्स, या फिर जहां पे आपको टाइम लगेगा, इसलिए बड़े क्वेश्चंस को पहले मत सेलेक्ट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, तो डिस्कस करते हैं। See what the question says. Question number 38 from section E. अब इसमें बोल रहा है figures A से लेकर D तक। तो सबसे पहले ये देख लो कि A to D है कहाँ। तो A, there is a Rahul's father, then B is Rahul, okay? तो A जो है वो राहुल के फादर है और B राहुल है, and C is Rahul's mother and D is Rahul's sister, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ऐसे लीनियर फॉर्म में, तो आप उसका फ्लो चार्ट बना लो। कैसे, यहां पे लिख दो A, ठीक है, इनटू why, because A is father and C is what mother, ठीक है। फिर के बाद उनके जनरेशन में क्या आ रहा है, राहुल आ रहा है, दैट इज बी, एंड राहुल सिस्टर दैट इज पी, ठीक है। इससे फ्लो चार्ट बना लिया तो उससे आसान हो जाएगा। पी कह रहा है इट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ ईयर लोब्स प्रेजेंट इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन। दो बच्चे उनके, राहुल, निशा, एंड यहाँ पे पूरा बोल दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, his observation of different types of earlobes, क्योंकि earlobes क्या होते हैं, फ्री earlobes जो होते हैं ना वो डोमिनेंट होते हैं, और attached earlobes जैसे कि जो आपके earlobe है ये स्किन से अटैच्ड होता है कंप्लीट, दैट इज व्हाट द रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि cited by his observation of different types of earlobes present in his family, Rahul conducted a survey of the type of earlobes, found figure E and F in his classmates। ये दो कंडीशंस है, ये फ्री ईयरलोब है दैट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, ये अटैच्ड ईयरलोब है दैट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि he found 2 types of earlobes। तो जो उसने कंडक्ट किया, तो जाहिर सी बात है उसके क्लास में बॉयज, उसके क्लास में गर्ल्स, ठीक है। तो मेल में वो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्री 36 मिले, अटैच 14, फ्री 31 मिले और अटैच 19 मिले। देखो एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, कोई भी कैरेक्टर अगर डोमिनेंट या रिसेसिव, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो गिवन पॉपुलेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा, ये जरूरी नहीं है। रिसेसिव कैरेक्टर एक पॉपुलेशन में ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। जनरली स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आगे ये बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, which of the two characteristics, free earlobe or attached earlobe, appears to be dominant in case and why। तो जाहिर सी बात है फ्री earlobe डोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो रीजन पूछा है और कोई रीजन नहीं दिया है, कह रहे बिकॉज इट इज फाउंड इन लार्ज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। हालांकि इट इज नॉट, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि प्लांट आपने देखा होगा, कि पॉट्स देखे होंगे जनरली होता है विंटर्स में जो है हम लोग बैठ के उसको फैमिलीज को निकालते हैं, तो आपने देखा होगा ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर ऑफ सीड्स। तो ग्रीन कलर ऑफ सीड्स जो पी का है दैट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। तो मैं अभी दिखाता हूं, तो
देखो यहाँ पे सीड है, फॉर्म, स्मूथ wrinkle. Smooth is what? Dominant. Wrinkle is what? Recessive character. Cotyledon. So cotyledon means the seed basically. यहाँ पे अगर हम बात करें, cotyledon is what? The part of the embryo. Okay, जो seed embryo होता है उसका cotyledon एक part है, तो जिसमें होता है cotyledon seed, तो non cotyledonous seed. That is the different thing. तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, yellow seed is what? A dominant character. Green seed is what? The recessive character. ठीक है, लेकिन आप जब मटर खरीदने जाते हो, ये बताओ कितनी पीली मटर आपको दिखती है? वेल यहाँ पे इन्होंने रीजन लिखा है, बट इट्स नॉट मींस ऑलवेज ट्रू. नेक्स्ट वन, इज इट द is the inheritance of the frontal lobe linked with sex of the individual? Give reason for your answer. ठीक है, तो क्या ये कह रहा है कि क्या ये जरूरी है कि मेल में लोब होगा और फीमेल में अटैच्ड होगा? इज इट समथिंग लाइक दिस? ऐसा तो नहीं है, मेल में भी दोनों मिल रहे हैं और फीमेल में भी दोनों कैरेक्टर्स मिल रहे हैं. No, it's not sex linked. Why? Because as per data which is given to us, is all the boys and girls are having both the traits. There is the free or attached. ठीक है, तो it is not necessary that it is associated with the individual. Coming to the next one, what type of ear lobe is present in father, mother, Rahul and his sister? Write the genetic constitution. Genetic constitution, you have to write about the genotypes. Okay, so you have to write about the genotypes. So write the genetic constitution of each of these family members, which explains the inheritance of this character in the family. तो जीन फॉर फ्री लोब इन्होंने दिया हुआ है नीचे. अब जब इन्होंने दिया हुआ है इनके लेटर्स को, उसी को यूज करना है. ये नहीं है कि यहाँ पे कैपिटल एफ इन्होंने मेंशन किया, आपने अपने हिसाब से ए और बी ले लिया. नहीं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग. Maybe you may get 0.25 or but not full marks. ठीक है, so gene attached for attached earlobe is what? F. देखो फादर में क्या होगा? फादर में कैपिटल एफ स्मॉल एफ, मदर में भी क्यू. क्यों? क्योंकि देखो यहां पे क्या है, एक है राहुल और एक है राहुल के सिस्टर. ठीक है, राहुल में अटैच है, देखो राहुल में अटैच कैरेक्टर. ठीक है, लेकिन राहुल के सिस्टर जो है वो फ्री ईयरलोब है, इसका मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है. तो रिसेसिव कैरेक्टर भी साथ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया पेरेंट्स में तो दोनों या फिर दोनों में से कोई एक हेटेरोजाइगस है. अगर होमोजाइगस हुआ तो इंडिविजुअल्स में मींस उनके ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में सब हेटेरोजाइगस कंडीशन आई. समझ रहे हैं? सबके पास क्या होता है? फ्री ईयरलोब. तो यहां पे रिसेसिव भी है, तो रिसेसिव आना ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे क्या है, तो ये कंडीशन है. या फिर मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी व्हाट? बोथ पेरेंट्स विल बी हेटेरोजाइगस. यहां पे लिख दिया इन्होंने. देखो कैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक है, अब सी पार्ट जो है तो इन्होंने ये वाला पार्ट दिया है या फिर ये वाला पार्ट. तो ये जो ऑप्शनल है ना, जो हमें अटेम्प्ट करना है, ये सबका नहीं है ऑप्शन, ये सिर्फ लास्ट वाले पार्ट का है. तो कह रहे हैं या फिर ये बताओ कि सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयरलोब्स. सुरेश के पेरेंट्स का ईयरलोब अटैच्ड है. ठीक है, मतलब अटैच्ड ईयरलोब का मतलब ये हो गया कि रिसेसिव है. ठीक है, पेरेंट्स के पास रिसेसिव है. Which type of earlobe can be seen in Suresh and his sister? तो जब पेरेंट्स ही रिसेसिव है तो they will only inherit the recessive. तो जितने भी बच्चे होंगे के पास रिसेसिव जीन. ठीक है, तो सुरेश और सिया जो उसकी सिस्टर है, दोनों के पास क्या होंगे? दोनों के पास अटैच्ड ईयरलोब होंगे. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के पास सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर.
coming to the last question of this session, और नंबर 39। अब इसके बाद अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितने चीजें बताई गई हैं सब्जेक्ट्स को फॉलो कीजिए, जो आपको ट्रिक्स बताई गई, आपको बताया गया है स्टडी करने का, ताकि टाइम भी ना वेस्ट। हाँ निशा, राहुल सिस्टर निशा, अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है, यहां से ये पता चल रहा है सेक्शन में 3 क्वेश्चंस थे। तो पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री था, दूसरा बायो से और तीसरा फिजिक्स से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। अब यहां पे और से देखिए क्या बोल रहा है। विनीता एंड demonstrated a circuit that operates the two headlights and lights of a car। तब उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट तैयार किया, एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि एक सर्किट को शो किया, और उस सर्किट से क्या हो रहा है कि जो 2 हेडलाइट्स हैं और 2 साइड लाइट होती हैं कार्स की, वो ऑपरेट कर रही हैं इन देयर इज फुल एग्जीबिशन। तो बेस्ड ऑन देयर डेमोन्स्ट्रेटेड सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे उन्होंने जो बैटरी यूज किया वो 12 वोल्ट की यूज किया है। अब एक रेजिस्टर 4 ओम का है, दूसरा रेजिस्टर 4 ओम का है, तीसरा रेजिस्टर 12 ओम का है, चौथा भी 12 ओम का। ठीक है, अब यहां से अगर तुम गौर से देखोगे तो देखो ये वाला जो रेजिस्टर है, ये वाला रेजिस्टर इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड। इसका मतलब ये दोनों से, यहां भी देखो ये दोनों जो है क्यों, क्योंकि जब सर्किट यहां से डिवाइड हो रही है तो उसी पाथ में, यानी उसी के रास्ते में, उस वायर में हमें दूसरा रेजिस्टर मिल रहा है, नॉट विद द डिस्ट्रीब्यूट, डायरेक्टली मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों सीरीज, यहाँ पे ये दोनों सीरीज, बट यहाँ पे 1 2 और 3। तो पूरा क्वेश्चन स्टडी करते हैं कि क्या ये बोल रहा है। अब कह रहा है स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच, यानी 1 2 स्विचेस है, ठीक है, कह रहा है स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन, स्विच ए है और ये कनेक्ट होता है अगर, तो क्या होगा, ए जो है वो 2 से कनेक्टेड हो रहा है। तो देखो अब जब करंट फ्लो करेगा तो इट विल फ्लो विद दिस सर्किट में, तो आएगा ही नहीं, ये डिस्कनेक्टेड है, यहां जाएगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर करंट इधर से आ रहा है तो देखो ये दोनों जो रेजिस्टर्स होंगे वो किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं आपको बताया था सीरीज में क्या होता है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ठीक है, बिकॉज करंट इज बेस्ड ऑन चार्जेस, और चार्जेस अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो जब उनका पाथवे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और पैरेलल में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो पैरेलल, बात समझ में आ रही, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो दैट मींस सीरीज। तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन देयर डेमोन्स्ट्रेटेड सर्किट आंसर द क्वेश्चंस, तो स्विच ए को अगर पोजीशन कनेक्ट किया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। यहां पे लैंप्स है, कहा था कि कार की हेडलाइट्स है, ठीक है, जो यहां पे शो किया जा रहा है, दिख रहा है 12 ओम लैंप ओनली ऑन। ठीक है, तो यहां पे देखो ये बोल रहा है कि करंट इसी से फ्लो करेगा, इससे फ्लो नहीं करेगा। तो लिख रहा है 12 ओम लैंप जो होंगे वही ऑन होंगे। इन्होंने शॉर्ट में दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसा इन्होंने स्टेटमेंट यूज किया एज इट इज यूज करके चले आना, शॉर्टकट में लिख के नहीं, राइट इट प्रॉपरली। यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल रहा है इनसे, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का करें, 4 मार्क्स का सेक्शन ई में, तो अब इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये आइडिया बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यहां पे इन्होंने ए और बी, फर्स्ट का ये ए होगा, ये कितने, किसी ने जो आंसर शीट्स ये रिलीज है, ये सैंपल ये अब पोजीशन कनेक्ट अगर होगा तो क्या होगा, लेट अस सी पोजीशन, तो दोबारा बनाते हैं, हमने ए को कनेक्ट कर दिया पोजीशन 3, तो जब पोजीशन कनेक्ट किया तो करंट इधर डाइवर्ट हो जाएगा, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका मतलब करंट इससे फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक,
तो 4 ओम के जो लैम्प्स होंगे वही जलेंगे। देखो तो यहाँ पे ये फर्स्ट ए होगा और ये बी होगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड अक्रॉस ईच लैम्प, हर लैम्प के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ठीक है, अब गौर से देखो, अभी जब करंट यहां पे फ्लो किया था पोजीशन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट और बी पार्ट में, तो हमने देखा था जब करंट इधर फ्लो कर रहा है यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब है ये दोनों जो सेटअप्स है, जो आपके हेड लैंप्स और साइड लैंप्स हैं, ये आपस में यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो वोल्टेज सेम होगा। तो अगर 12 वोल्ट यहां से सप्लाई हो रहा है तो 12 वोल्ट यहां भी होगा, 12 वोल्ट यहां भी होगा। यहाँ पे लिखा 12 वोल्ट फॉर बोथ द सेट्स ऑफ लैम्प्स, ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल। अब जब यहां पे ये दोनों है और ये भी आपस में पैरेलल है, तो इंडिविजुअल लैम्प्स पे भी 12 वोल्ट ही आएगा, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। क्या नहीं तो यही होगा ना, अगर पैरेलल में नहीं कनेक्ट करोगे तो पता चला कि हेडलाइट जो है एक तेज जल रही है एक धीमे जल रही है, डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस, हालांकि रेजिस्टेंस का सेम होगा। क्या सारे हेडलाइट्स और जो साइड लैंप्स हैं वो सब प्रॉपर वे में जलने चाहिए ना, वो भी उनका पावर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द करंट। अब कह रहा है करंट निकालो, तो वोल्टेज निकल गया यहाँ पे। अब एक चीज फिर से रिमाइंड कर रहा हूं मैं आपको कि जब आप करंट या किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे निकालें, प्लीज जो आप लेटर्स या एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं वो बहुत ही क्लियरली यूज करें कि भाई यहाँ पे जो रेजिस्टेंस करंट निकाल रहे हैं तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया। लेकिन अब यहां पे देखो रेजिस्टेंस वैल्यू इन दोनों पे सेम है, इन दोनों पे सेम है, तो आप जो करंट निकालोगे वो यहां पे सेम ही आएगा ना, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। वही यहां पे इन्होंने किया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम लैम्प, इन ईच 4 ओम लैम्प। तो अगर 4 ओम लैम्प पे निकालोगे तो करंट निकालोगे तो रेजिस्टेंस 4 ओम है, और फिर उसके बाद वोल्टेज क्या है, दैट इज 12, सब पे 12 वोल्ट है। तो यहां पे सॉल्व किया। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड पार्ट में, देखो कह रहा है कि या तो ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो, थर्ड या फोर्थ। यहां पे ये फोर्थ कह रहा है, शो विद कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प 4 ओम और 12 ओम हैज द हायर पावर, इसके पास पावर ज्यादा होगी। तो पावर क्या होता है, पावर जो होता है, जो हमने निकाला था पावर के टॉपिक में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हमने डिजाइन डिराइव किया था, समझ रहे हैं, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। क्योंकि टाइम हटा दिया था, एनर्जी में क्या था, टाइम था, और पावर में क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, या फिर आई स्क्वायर आर था। अब यहाँ पे वोल्टेज और रेजिस्टेंस है तो स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला यूज किया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला तो नहीं शो किया है, तो यहाँ पे इन्होंने आपको आइडिया दिया, आप बाकायदा जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो लिखिएगा बेटा, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है पावर जो है 36 वॉट और पावर 12 वॉट। देखो 4 ओम लैम्प जो है विल हैव हायर पावर। अब खुद देखो यहाँ पे 4 ओम का लैम्प है और 12 ओम का लैम्प है। फाइन, अगर किसी से पूछो तो जनरली तो कहेगा अच्छा 12 ओम का लैम्प है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 12 ओम का लैम्प है तो पावर ज्यादा यूज करेगा। देखो तुम कैलकुलेट कर रहे हो, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इस वक्त देखो जो 4 ओम का लैम्प है वो पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। चलिए फिर रिवीजन कीजिएगा सारे जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने करवाए हैं, और फिर उसके बाद अपनी तैयारी कीजिए, बोर्ड का एग्जाम बहुत ही
और कहीं पे कोई डाउट है कुछ है तो जो वीडियोस है उनको रेफर कीजिए, जो वीडियोस में साउंड नहीं रिकॉर्ड हो पाया था ड्यू, तो अगर वैसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप कीजिएगा, तो सॉर्ट आउट करने की है, या फिर आप प्रीवियस सेशन की वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए फिर बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।